और खबरों की शुरुआत करेंगे बाजार से, जहां आज धुआंधार तेजी रही है। तेजी के हैट्रिक लगाते हुए सेंसेक्स और निफ्टी नए शिखर पर आज पहुंचकर बंद हुए हैं। सेंसेक्स पहली बार 71,600 के पार पहुंचा, तो वहीं निफ्टी पहली बार 21,492 का स्तर निफ्टी ने छुआ है। इस तेजी में निफ्टी बैंक ने भी पहली बार 48,219 का रिकॉर्ड स्तर छुआ है। इसके अलावा आज आईटी, मेटल, पीएसयू बैंक में जमकर खरीदारी हुई है। साथ ही एनर्जी, पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स में भी जमकर धमाल आज मचाया है। कुल मिलाकर हर तरफ से आज हरियाली ही हरियाली मार्केट में नजर आई। और बाजार की इस तेजी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ है मानस जायसवाल। मानस, सबसे पहले तो बाजार की ये तेजी कितनी टिकाऊ दिख रही है आपको? नमस्कार। तो बिल्कुल टिकाऊ दिख रही है। देखिए, कल ही ब्रेकआउट देखने को मिला था निफ्टी पे, जिसके टारगेट 21,600 के आसपास आते थे। तो जो ज्यादा जर्नी थी वो निफ्टी ने कंप्लीट कर ली है। लेकिन करंट लेवल से भी मेरा समझना है कि मंडे को भी एक अप मूव देखने को मिल सकता है, जिसमें शायद 21,600 का जो आंकड़ा है वो निफ्टी एक बार टेस्ट करेगा। ऐसा हो सकता है कि वहां पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, लेकिन मेरा समझना यह है कि जब तक कोई साइन रिवर्सल के ना देखने को मिले हाई लेवल पे, तब तक आपको प्रॉफिट बुकिंग या बिकवाली नहीं करनी है। तो बिल्कुल इस मार्केट में बने रहिए और आपको स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 21,300 कर लेना है। तो जब तक 21,300 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता रहे, अपनी पोजीशन में बिल्कुल बने रहिए। जी, इसके अलावा उम्मीद क्या रखें हम सोमवार से? सोमवार को जब बाजार खुलेंगे तो क्या हमें उम्मीद करनी चाहिए? तो देखिए, सोमवार को जब मार्केट खुलेंगे और अगर हमें एक और गैप अप देखने को मिले, तो आपको बस ध्यान रखना है कि 21,600 के आसपास अगर वहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, तो वहां पर आप एक बार प्रॉफिट जरूर बुक कर सकते हैं। शॉर्ट करने की सलाह यहां पर भी नहीं रहेगी। लेकिन देखिए, बैंक निफ्टी का जिस तरह का प्रदर्शन आज देखने को मिला, स्पेशली जो आखिरी का 1-1.5 घंटा था, उसमें बैंक निफ्टी ने जिस तरह का परफॉर्म किया है, उसको देख के लग रहा है कि शायद यहाँ पर अभी भी स्ट्रेंथ है और अभी भी यहाँ पर आपको एक अच्छी खासी स्मार्ट रैली बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो आपका जो फोकस रहेगा मंडे के सेशन में, वो शायद बैंकिंग और एनबीएफसी की तरफ रहेगा। ऐसा हो सकता है कि बैंक निफ्टी अभी भी आपको 49,200 या 300 के लेवल्स भी दिखा जाए। मानस, बैंक निफ्टी के अलावा क्या आईटी को भी फोकस में रखें? देखिए, आईटी में नो डाउट आज बहुत ही बड़ा परफॉर्मेंस देखने को मिला। देखिए, कल ही साइन मिल गए थे। जब 34,000 का आंकड़ा आईटी इंडेक्स ने ब्रीच किया था, तब ऐसा लग रहा था कि आप वहां पर 2,000-2,500 पॉइंट की रैली देखने को मिलेगी। लेकिन ये उम्मीद करना कि 4.5% का मूव एक ही दिन में आईटी इंडेक्स में देखने को मिलेगा, ये थोड़ा सा नहीं लग रहा था कि कल ऐसा एक ही दिन में देखने को मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि एक क्लियर कट ब्रेकआउट वीकली चार्ट में देखने को मिला है, तो मेरा समझना है कि आईटी इंडेक्स अब 37,000 तक के लेवल्स को दिखा सकता है। यहाँ पर भी आपको 1,300 पॉइंट की तेजी देखने को मिल सकती है। तो बिल्कुल बने रहिए। और अब देखिए, ध्यान रखिए, जब तक आईटी इंडेक्स 35,500 के ऊपर ट्रेड करता रहे, अपनी पोजीशन में बने रहिए। जी, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए मानस आपका। और बाजार में इन दिनों जो ये तेजी है, जो तेजी की धूम है, लेकिन इस तेजी में कुछ ऐसे नगीने भी हैं जो बिना रुके, बिना थके लगातार कई सालों से आपको रिटर्न दे रहे हैं। कौन से हैं बाजार के वो एटीएम, ये बता रहे हैं सुमित मेहरोत्रा। तो बाजार के एटीएम यानी कि वो शेयर जो कि पिछले 5 सालों में एक बार भी नेगेटिवली क्लोज होते हुए नहीं दिखाई पड़े और लगातार एक कांस्टेंट कंपाउंडर के तौर पे कामकाज कर रहे हैं। पहले एक पर्सपेक्टिव आपके सामने कि अगर आप 7% के ब्याज से पैसा लगाते हैं कहीं, तो 10 साल लगते हैं आपका पैसा दोगुना होने में। अगर आप 15% के सालाना रिटर्न के हिसाब से पैसा लगाते हैं, तो 5 साल लगते हैं आपका पैसा डबल होने में। और अगर किसी शेयर में जो कि 20% का सालाना रिटर्न देता है, तो आपको 3.5 साल लगते हैं रफली एक पैसा अपना डबल करने में। तो कुछ शेयर इसी तरह के जहां पर कॉन्स्टेंटली अच्छी परफॉर्मेंस आई है। मिसाल तौर पर जेएसडब्ल्यू स्टील एवरेज 30% का रिटर्न यहां आता हुआ दिखाई पड़ा है और कहीं 14% से लेकर 70% तक का रिटर्न बीते 5 सालों में, लेकिन एक भी साल नेगेटिव रिटर्न नहीं आता हुआ दिखाई पड़ा। इसी तरह की परफॉर्मेंस टाइटन की तरफ से भी आई है। निफ्टी में करीब 8% का या 3% का मिनिमम रिटर्न, 60% का पॉजिटिव रिटर्न, लेकिन बीते 5 सालों में एक भी साल ऐसा नहीं जहां पर नेगेटिव रिटर्न टाइटन ने दिया हो। एक एवरेज रिटर्न एम&एम का 30% का रहा है, लेकिन पिछले 5 साल में यानी कि 19 से लेकर 23 के बीच में कोई भी ऐसा साल नहीं जबकि यहां पे नेगेटिव रिटर्न आता हुआ दिखाई पड़ा हो। लाइकवाइज रिलायंस इंडस्ट्रीज, देश की सबसे बड़ी कंपनी, 7% का रिटर्न पिछले 5 सालों में मिनिमम और 31% का मैक्सिमम, लेकिन ऐसा कोई भी साल नहीं जबकि नेगेटिव रिटर्न यहां से आता हुआ दिखाई पड़ा हो। और ब्रिटानिया एवरेज 17% का रिटर्न और करीब पिछले 5 सालों में अगर एक परफॉर्मेंस देखेंगे तो ऐसा कोई भी साल नहीं जहां पर नेगेटिव रिटर्न हो। ये थे लार्ज कैप
लेकिन मिड कैप की तबीयत कहीं और। आप टाटा एलेक्सी देखिए, 80% का एक एवरेज रिटर्न, करीब करीब 4% के मिनिमम से लेकर 220% का मैक्सिमम, और कोई भी ऐसा साल नहीं जबकि नेगेटिव गया हो। लिंडे इंडिया करीब 27% का मिनिमम रिटर्न, 156% का मैक्सिमम, 66% का पॉजिटिव एवरेज रिटर्न, और यहां पर भी कोई नेगेटिव परफॉर्मेंस नहीं किसी एक साल में। मुर्गप्पा ग्रुप की कंपनी ट्यूब इन्वेस्टमेंट करीब 62% का पॉजिटिव रिटर्न और एक शानदार तेजी साल दर साल इस कंपनी की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ी, और कोई भी नेगेटिव रिटर्न यहां पर भी नहीं। और वरुण बेवरेजेस 57% का एवरेज रिटर्न है, 20% मिनिमम और करीब 123% पॉजिटिव रिटर्न बीते 5 सालों में, और कोई भी ऐसा साल नहीं जो कि नेगेटिव हो। और लास्टली टाटा समूह की ट्रेंड करीब 48% का एवरेज रिटर्न, कंसिस्टेंट परफॉर्मर के तौर पर रहा, और ये साल तो शानदार रहा, 123% का रिटर्न यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा, और यहां पर भी ऐसा कोई साल नहीं जबकि नेगेटिव रिटर्न आता हुआ दिखाई पड़ा हो। जी, तो बाजार के ये रहे एटीएम, और शेयर बाजार में इन दिनों आईपीओ की भी बहार है। कई कंपनियों के आईपीओ लॉन्च हुए हैं। इस लिस्ट में पहले बात करते हैं डोम्स इंडस्ट्री आईपीओ की, जिसमें डोम इंडस्ट्रीज के आईपीओ को ओपन होते ही जबरदस्त रिस्पांस मिला है। यह आईपीओ अब तक करीब करीब 91 गुना सब्सक्राइब किया जा चुका है। स्टेशनरी और आर्ट प्रोडक्ट्स बनाने वाली एक कंपनी है डोम्स इंडस्ट्रीज। इसका आईपीओ का जो प्राइस ब्रांड इन्होंने रखा था वो 750 से 790 रुपए प्रति शेयर रखा गया था। डोम्स इंडस्ट्रीज इस आईपीओ के जरिए बाजार से 1200 करोड़ रुपए जुटाना चाहती थी। तो वहीं डोम्स इंडस्ट्री के अलावा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इंडिया शेल्टर फाइनेंस के आईपीओ को भी शानदार रिस्पांस मिला है। इस आईपीओ पर अब तक करीब करीब 36 गुना सब्सक्राइब इसे भी किया जा चुका है। कंपनी ने प्राइस ब्रांड इसका रखा था 469 रुपए से लेकर 493 रुपए प्रति शेयर। आईपीओ का इशू साइज 1200 करोड़ रुपए का है, और इससे 800 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू, जबकि 400 करोड़ रुपए के शेयर ऑफर फॉर सेल के लिए रखा गया है इसे। भारत में अब हर कोई एफएनओ सीखेगा। जी हाँ, आपके बेशुमार प्यार और भरपूर डिमांड की वजह से सीएनबीसी आवाज लेकर आ रहा है एफएनओ गुरुकुल सीजन 2। इस एक्सक्लूसिव वेबिनार में आपको मिलेगा मौका बाजार के दिग्गजों से एफएनओ सीखने का, वो भी सरल भाषा में। और सबसे अच्छी बात, इस वेबिनार में आप कहीं से भी जुड़ सकते हैं। बस आपको इस लिंक पर रजिस्टर करना होगा। और हाँ, डेट्स जरूर याद रखिएगा, 20 और 21 जनवरी। तो मिलते हैं एफएनओ गुरुकुल सीजन 2 में। और अब बात करेंगे मथुरा के शाही ईदगाह परिसर की, जिसमें सर्वे का सुप्रीम कोर्ट से भी हरी झंडी मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि कल ही हाई कोर्ट ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के बगल में स्थित शाही ईदगाह का सर्वे कराने के आदेश दिए थे। आदेश के मुताबिक कोर्ट की निगरानी में 3 एडवोकेट कमिश्नरों की टीम परिसर का सर्वे करेगी। इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट से रोक की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और 9 जनवरी को सुनवाई की तारीख दी है। आज शाही ईदगाह मामले में जो कल ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया था एडवोकेट कमिश्नर का अपॉइंटमेंट का, उस आदेश को आज वर्चुअली शाही ईदगाह मस्जिद ने और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी बिना कोई प्रॉपर एसएलपी के। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने डिमांड की थी कि इस मैटर पे स्टे लगा दिया जाए, इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग्स पे स्टे लगा दिया जाए, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मैटर 9 जनवरी के लिए निर्धारित है, हम उसी दिन इसको सुनेंगे, और इलाहाबाद हाईकोर्ट अगर कोई आदेश पारित करता है और आप उससे एग्रीव्ड हैं तो आप उसके खिलाफ जो आपकी अप्रोप्रिएट रेमेडीज है उस पे आ सकते हैं। तो कोर्ट में आज की कार्रवाई की डिटेल लेते हैं। असीम मनचंदा इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे असीम बताएं जरा क्या कुछ कहा आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर। कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह परिसर का सर्वे कराने की हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार कर लिया है। 18 दिसंबर को कोर्ट इस बात पर तय करेगा कि ये सर्वे के तौर तरीके क्या होंगे, लेकिन ठीक इससे पहले जो मुस्लिम पक्ष है उसने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की और इस सर्वे के ऊपर रोक लगाने की मांग रखी। जो मुस्लिम पक्ष है उसकी दलील थी कि 18 दिसंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट इसके ऊपर आदेश देगा, उस दौरान सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां होंगी, वैकेशन बेंच नहीं होगी, तो इसके ऊपर तुरंत रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे सामने कोई याचिका लंबित नहीं है, अगर आपको सुनवाई करनी है तो आपको नए नियमों के मुताबिक नई याचिका दायर करनी पड़ेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अभी किसी तरह से मुस्लिम पक्ष को राहत नहीं दी है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 9 जनवरी को करेगा। जी बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका असीम।
और संसद की सुरक्षा में चूक मामले में आखिरकार 5वें और मास्टरमाइंड आरोपी ललित झा की भी गिरफ्तारी हो गई। ललित झा खुद ही दिल्ली के कर्तव्य पथ थाने पर सरेंडर करने के लिए पहुंचा था। ललित झा के बारे में बताया जा रहा है कि वो भगत सिंह से प्रेरित था। वैसे तो ललित बिहार का रहने वाला है, लेकिन बताया गया कि वो कोलकाता में टीचर की नौकरी करता था। बाकी के 5 आरोपियों को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस की जांच में पता चला है कि इस कांड की साजिश करीब 1.5 साल से रची जा रही थी। बजट के समय इन्होंने यहां रेकी भी की थी। ये सभी आरोपी भगत सिंह फैन क्लब नाम का एक पेज है सोशल मीडिया पर, उससे जुड़े थे। इन आरोपियों के खिलाफ यूएपीए एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। और पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में सेंध मामले में एक डायरी इन दिनों काफी चर्चा में है। दरअसल इस घटना के जो 5 आरोपी हैं उसमें से एक है सागर शर्मा, और उसकी ये निजी डायरी है, जिससे कि ये पता चलता है कि उसने 2015 से इसे लिखना शुरू किया था। इस डायरी में उसने घर को छोड़ने से लेकर मुल्क और भगत सिंह के प्रति जो उसका प्यार है उसके बारे में जिक्र किया है। इस डायरी में उसने लिखा है कि घर छोड़ने का लगभग समय हो गया है। विभाजन के विपरीत पक्षों पर कार्य करने और डरने का एक बड़ा दृढ़ संकल्प है। मुझे उम्मीद है कि मैं अपने माता पिता के हालातों के बारे में बता सकूंगा। ये बातें उसने अपनी डायरी में मेंशन की। अभी बहुत सारी और भी पहलू हैं जो इस डायरी में देखे जा रहे हैं। इस बीच विपक्ष ने भारी हंगामा संसद के दोनों ही सदनों में किया और कामकाज आज ठप रहा। हंगामा इतना ज्यादा था कि लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष लोकसभा की सुरक्षा में चूक के मामले पर बहस की मांग कर रहा था। लोकसभा में आज जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, कई विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। कई सांसद तो हाथों में पोस्टर लिए वेल पर पहुंच गए। उसके तुरंत बाद लोकसभा की कार्यवाही पहले 2 बजे के लिए स्थगित हुई, फिर दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। तो वहीं यही हाल रहा राज्यसभा का। यहां पर विपक्ष की तरफ से रूल 267 के तहत कुल 13 नोटिस आए थे, जिसमें संसद में सुरक्षा चूक के मुद्दे पर बहस कराने की मांग की गई थी, जिसे राज्यसभा के चेयरमैन ने स्वीकार करने से मना कर दिया था। इससे पहले आज सुबह इंडिया अलायंस के फ्लोर लीडर ने सदन में अपनी रणनीति तय करने के लिए बैठक की। साथ ही विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में गांधी जी की मूर्ति के पास धरना प्रदर्शन भी किया। अब तक क्या पीएम एक बार कोई बयान दे चुके हैं? तो गृह मंत्री अमित शाह जी कम से कम पीएम साहब को तो सिखाइए कि क्या सदन की नियम क्या होते हैं, क्या सदन में एक नेता की क्या रवैया होना चाहिए। कम से कम पीएम साहब को तो एक बयान आना चाहिए था। और आपने जो आपके विरोधी सांसद है उसको निलंबित कर दिया। लेकिन आपके पार्टी के जो सांसद है जिसकी सिफारिश से ये सब लोग अंदर आ गए, उसके बारे में कोई एक्शन नहीं है। इस पर जांच हो और पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में लिया जाए। कम से कम इस पे एक छोटी सी चर्चा हो, ये हम सरकार से मांग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार को ये मांग स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि ये किसी पार्टी विशेष की या दलगत राजनीति की बात नहीं है। ये इस देश की सबसे सुरक्षित इमारत भारतीय संसद की बात है। तो वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोकसभा की सुरक्षा में सेंध के मुद्दे पर विपक्ष के विरोधों की आलोचना की। स्पीकर साहब ने जो कुछ भी आदेश दिया सर्वदलीय बैठक बुला के, वो आदेश सरकार इन लेटर एंड स्पिरिट हम फॉलो कर रहे हैं। तो इसके बावजूद भी अभी कोर्ट में भी है मामला और जांच चल रहे हैं, उच्च स्तरीय जांच चल रहे हैं, हाई लेवल इंक्वायरी इज गोइंग ऑन। इसके ये सब चलते हुए इस बीच में तीन राज्यों में अपनी हार के बाद विपक्ष जहां एक और उस पे आत्मचिंतन ना करके रुकावट बन रहा है सदन को चलाने के लिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आप हार के कारण भी जानिए, क्योंकि आप जनता के साथ जुड़े नहीं रहे, और कहीं ना कहीं सदन ना चलने देना, इसका मतलब आप जनता से जुड़े मुद्दों को नहीं उठाने देना चाहते। और बाजार में लॉन्ग टर्म निवेश करना है तो मल्टी बैगर शेयर की पहचान जरूरी है। आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा, बताएंगे मल्टी बैगर स्टॉक्स शाम 7:57 पर। और अब बात करेंगे राजस्थान की, जहां भजन लाल शर्मा आज मुख्यमंत्री बन गए।
भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद आज राजस्थान में शपथ ग्रहण समारोह हुआ और भजनलाल शर्मा को राज्यपाल कलराज मिश्र ने मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। इसके बाद प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मंच पर यहां नजर आए। भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की कमान अपने जन्मदिन के दिन संभाली है। शपथ ग्रहण से पहले भजनलाल शर्मा ने अपने माता पिता की चरण पूजा की और आशीर्वाद उनसे लिया। वहीं लोकसभा से निष्कासन के खिलाफ महुआ मोइत्रा की याचिका पर अब 3 जनवरी को सुनवाई होगी। पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोप में पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर लोकसभा क्षेत्र से सांसद महुआ मोइत्रा की सदस्यता 8 दिसंबर को समाप्त कर दी गई थी। महुआ मोइत्रा ने लोकसभा की एथिक्स कमेटी पर गैर कानूनी और मनमानी तरीके से काम करने का आरोप लगाते हुए कोर्ट में याचिका दायर की है। इस मामले में महुआ मोइत्रा के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तुरंत सुनवाई की मांग की थी। आज जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने मामले की सुनवाई और विंटर ब्रेक के बाद 3 जनवरी को अगली तारीख उन्हें दी है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। आप बने रहें हमारे साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पहाड़ों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड काफी बढ़ गई है। उत्तर भारत की अगर बात करें तो यहाँ पर सर्दी का सितम शुरू हो चुका है। दिल्ली इस वक्त शिमला से भी ज्यादा ठंडा है। न्यूनतम तापमान यहाँ पर गिरकर 4.9 डिग्री तक पहुंच चुका है। हालांकि दिल्ली में हवा की स्थिति अभी भी बेहद खराब है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी भी 300 के पार बना हुआ है। और अब बात करेंगे यामाहा की, जिसने आज अपनी स्पोर्ट्स बाइक सेगमेंट की 2 बाइक R3 और MT-03 लॉन्च कर दिया है। दोनों बाइक्स की कीमत 4 लाख से ज्यादा है। दोनों बाइक्स में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले फीचर्स दिए गए हैं जो लोगों को काफी आकर्षित कर रहे हैं। इन दोनों बाइक में क्या कुछ खास है, ये बता रहे हैं कुमार संजय। यामाहा ने स्पोर्ट्स बाइक सेगमेंट में 2 बाइक लॉन्च कर दी है, R3 और MT-03। कीमत थोड़ी सी जरूर महंगी है और इसके पीछे वजह है कि कंपनी दोनों बाइक को इंपोर्ट कर यहाँ पर बेच रही है और ये दोनों बाइक का आज से बुकिंग शुरू हो चुका है। इन दोनों बाइक की सबसे बड़ी खासियत है वो है इसकी परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस के पीछे वजह है इंजन। और इन दोनों बाइक में लिक्विड कूल्ड इन लाइन ट्विन सिलेंडर लगा हुआ है और इन दोनों का जो पावर आउटपुट है 42 bhp, टॉर्क करीब 29 न्यूटन मीटर, और इन दोनों बाइक का जो गियर रेशियो है वो है 6 स्पीड, और इसकी जो टॉप स्पीड है आप अगर फुल थ्रोटल खोलते हैं तो 160 आराम से टच कर जाती है। इन दोनों बाइक को सिटी हो या फिर हाईवे दोनों जगह आप आसानी से चला सकते हैं। और इन दोनों बाइक की जो सीट का हाइट है वो है 780 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 160 mm, फ्रंट और रियर दोनों में आपको 17 इंच का टायर लगा हुआ है। फ्रंट में आपको 298 mm का डिस्क ब्रेक है, जबकि रियर में आपको 220 mm का डिस्क ब्रेक लगा हुआ है। और इन दोनों में ही आपको ड्यूल चैनल ABS दिया गया है। ट्रैक्शन कंट्रोल, आपका राइड मोड, दूसरा स्लीपर असिस्ट और क्विक स्टार्ट मिसिंग है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में कंपनी ये सारे फीचर्स इसमें दे। इन दोनों बाइक का जो सीधा मुकाबला है वो है KTM ड्यूक 390, KTM RC 390 और कावासाकी जो निंजा है 300 और 400 से है। और अब आपके लिए एक बेहद अच्छी खबर। अब लोगों को पहले की तरह एयरपोर्ट पर भीड़ और देरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह दावा किया है कि उन्होंने सरकार 16 बड़े एयरपोर्ट पर भीड़ कम करने के लिए कई कदम उठा रही है, जिसका कि असर अब देखने को मिल रहा है। और एयरपोर्ट पर भीड़, फ्लाइट की देरी, आसमान में छूते हवाई किराए हैं। ऐसे में यात्रियों के लिए कहां और क्या सुनवाई होगी, इसी पर करेंगे आज चर्चा कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:57 पर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ।